आपके सामने जो ये बिल्डिंग है, ये अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इथोपिया के अदीस अबाबा में स्थित है। अब इतनी महंगी बिल्डिंग जो है किसने बना के दी? चीन ने। चीन ने ये बिल्डिंग बनाई है एज अ गिफ्ट अफ्रीका के लिए। और बेसिकली इस बिल्डिंग में अफ्रीकन यूनियन के सारे कामकाज होते हैं। सन 2012 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। 6 सालों तक इसमें अच्छी तरह से कामकाज चला। लेकिन 6 सालों के बाद 2018 में पता चला कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है, जो इसके अंदर के सर्वर्स हैं, वो ढेर सारी जानकारियां और सूचना रात के 12 से 2 बजे, जब बिल्डिंग में कोई नहीं होता, तो रात के 12 से 2 बजे के बीच में सारी जानकारियां चाइना भेज रहे हैं। चाइना में बैठे लोग ये पता कर रहे थे कि दिन भर में इस बिल्डिंग के अंदर जो जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। और ये कैसे पता करते थे? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो चाइना ने इसके अंदर बहुत तरह के माइक्रोफोन्स, इस बिल्डिंग की हर दीवार में, हर डेस्क के अंदर बहुत सारे माइक्रोफोन छुपा दिए थे। और इसलिए इस बिल्डिंग में पिछले 6 सालों से जो भी कुछ गतिविधियां हो रही थी, सारी की सारी बातें चाइना की गवर्नमेंट लगातार सुन रही थी। जैसे ही ये पता चला तो हड़कंपी मच गया। और उसके बाद पूरे के पूरे अफ्रीका से जितने भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, बिल्डिंग को पूरा सही किया गया, जितने भी बग्स मिल सकते थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट जगहों को साफ किया गया। और एक लंबे चौड़ी प्रक्रिया के बाद इस बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो जब भी कभी स्पाई का काम होता है, मतलब जासूसी की जाती है, तो नॉर्मली एक कंट्री क्या करता है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो इंस्टॉल कर देता है, कोई वायरस वगैरह भेजता है। यहां तो चाइना ने हार्डवेयर में ही चेंज लिया है। और हार्डवेयर में चेंज लाने की वजह से क्या होता है कि जो आपका हार्डवेयर होता है उसको बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि बिल्डिंग बन रही थी तो इसको जब बनाया जा रहा था उसी जमाने में इसकी दीवारों के अंदर जो है चाइनीज जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने माइक्रोफोन्स वगैरह छुपा दिए थे। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही काम हो जाता है, यानी कि लोगों को पता चलने से पहले ही उसके अंदर चीजें बदल दी जाती। दूसरी चीज, जो हार्डवेयर में अगर कोई चेंजेस ले आते हैं, अगर किसी चिप में कोई चेंज ले आए या किसी बिल्डिंग में चेंज ले आए, तो उसको पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि सॉफ्टवेयर को आप स्कैन करके, आपका फोन के अंदर भी सॉफ्टवेयर, उसको स्कैन करके आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आती तो उसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। हार्डवेयर में अगर चीजें पहले से ही चेंज हुई गई तो उनका पता तो लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई जब ये पता चला तो चाइना के ऊपर आरोप लगा कि आपने ये क्या बना के दे दिया हमारे लिए, हमारी जासूसी कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। और चीन की सरकार ने हमेशा की तरह कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं, वहीं के लोकल लोगों ने करा होगा, या अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर के जो कर्मचारी वगैरह उन्हीं की मिलीभगत से हो रहा होगा, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। बात आई गई होगी, लेकिन वर्ल्ड के स्टेज पर अलार्म बज गया था। सबने कहा कि भैया चाइना और चाइना की कंपनियों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों का कोई भरोसा नहीं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर तक के बारे में अभी तक हम लोग सुन रहे थे, ये लोग तो चिप वगैरह भी लगाना शुरू कर दिए, इवन चिप्स वगैरह में चेंजेस भी ला सकते हैं। तो फिर इंडिया में उसी जमाने में 5G स्पेक्ट्रम जो है वो उसके बारे में काम हो रहा था कि इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए। 2 कंपनी थी चाइना की, बेसिकली ये चाइना की कंपनी नहीं है। आपको अगर इनके बारे में ठीक से पता करेंगे तो पता चलेगा ये चाइना का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या फिर चाइना की जो सेना है, उसी का ये फेस है। तो इसमें बहुत सारे इनके इनके रिलेशन जो है चाइनीज डिफेंस फोर्सेस से हैं। एक है हुआई और दूसरी है ZTE। दोनों इंडिया में आई और उन्होंने कहा हमें भी 5G स्पेक्ट्रम में एंट्री चाहिए, हम भी यहाँ पे टेलीफोन टावर लगाएंगे, हम भी चिप सप्लाई करेंगे, हम भी सारी चीजें देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कोई जरूरत नहीं, इंडिया में आपको आने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों के ऊपर इवन टेंडर के अंदर सम्मिलित होने के लिए भी इन पे बैन लगा दिया गया। और उसका रीजन वही अफ्रीकन यूनियन वाली बात थी। अब इन्होंने भी कहा ठीक है कि कोई बात नहीं, आप हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं 5G स्पेक्ट्रम में, लेकिन मशीनें कहां से मिलाएंगे? मशीनें तो सारी की सारी हुवाई में से मिलेंगी, या फिर आप कहां जाओगे? आप जाओगे अमेरिका के पास। अमेरिका में जो चिप्स हैं, जो मशीन है, वो बहुत महंगी है। और इनके बिना केवल टेलीकॉम ही नहीं, आज की तारीख में जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं, इनका यूज वेराइटी ऑफ द थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं, अगर आपकी कार की जो पावर विंडो है, अगर आप उसको नीचे भी करना है, नीचे ऊपर करना है, तो उसके लिए भी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगती है। यानी कि ऑटोमोबाइल से ले लें, मैन्युफैक्चरिंग से ले लें, आपके मोबाइल फोन से ले लें, हर तरह की चीज में चिप की जरूरत है। और चिप की सप्लाई कहां से होगी? चाइना से। चाइना से खरीदोगे तो जासूसी होने का खतरा है, अमेरिका से खरीदोगे तो महंगी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं, हम अपनी चिप खुद से बनाएंगे। तब से जरूरत कोशिश चल रही है और अब जाके वो कोशिश का एक अच्छा परिणाम निकल कर आया। इंडिया ने बनाई एक नई माइक्रो प्रोसेसर चिप, नाम है ध्रुव 64 यानी कि 64 बिट की चिप है। नॉर्मल चिप्स जो है 2 तरह की आती है जो ज्यादा प्रयोग में होती है, 32 बिट की और दूसरी है 64 बिट की। तो 64 बिट की अगर चिप है तो इसकी जो मेमोरी है
वो सामान्य 32 बिट की चिप से ज्यादा होती है। दूसरी, इसकी कंप्यूटेशनल पावर जो है 32 बिट की चिप से ज्यादा है। इसका मतलब ये कोई पुरानी चिप नहीं, आज के जमाने के हिसाब से जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हाई एंड चिप है। इसकी पहली बात 64 बिट की है। दूसरी खास बात, ये डुअल कोर है। डुअल कोर होने से फायदा क्या होता है? देखिए, चिप में अगर सिंगल कोर है यानी कि सिंगल कंप्यूटेशनल स्टेशन है तो उससे प्रॉब्लम होती है कि एक बार में एक ही चीज का कंप्यूटेशन हो सकता है। अब अगर आपके पास डुअल कोर चिप है तो एक कोर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है और दूसरा कोर जो है वो उस पर एप्लीकेशन चल रही है, यानी कि पैरेलल कंप्यूटिंग की सुविधा यहां मिल जाती है। चिप पहले से ज्यादा फास्ट हो जाती। 64 बिट की है, डुअल कोर है। तीसरी बात है 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, यानी कि अगर हम कहें इसकी कंप्यूटेशनल पावर जो है सामान्य चीजों से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है। पांचवी खास बात है, ये जो सॉफ्टवेयर पे जिस सिस्टम पे बनाई गई है उसको हम RISC-V सिस्टम कहते हैं। अब RISC-V आर्किटेक्चर क्या है? देखिए भाई, आपको जब चिप बनानी तो चिप बनाने का तरीका किसी ना किसी से तो लेना पड़ेगा। अब चिप बनाने का तरीका जो हम कहते हैं, जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग में प्रॉब्लम यह है कि जिस भी कंपनी से आप आर्किटेक्चर परचेज करते हैं आपको उसको परचेजिंग फीस देनी पड़ेगी, और जब तक आप उस आर्किटेक्चर का प्रयोग अपनी चिप्स में कर रहे हैं तब तक आपको उसको लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी। यानी कि इंडिया को जाना पड़ता इंटेल जैसी कंपनीज के पास। अब इंटेल जैसी कंपनी के पास जाते तो ये क्या लेती? फीस लेती। फिर से वही बात होती, चाहे इंटेल से डायरेक्टली चिप खरीद लो चाहे उनको फीस देकर चिप खरीदो, पैसे तो बराबर ही पड़ने थे। RISC-V आर्किटेक्चर की खास बात है ये फ्री है, यानी कि इसको कोई भी जो है इसका यूज कर सकता है और इसका यूज करने के लिए किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RISC-V आर्किटेक्चर का प्रयोग किया। इसकी एक और खास बात है, RISC-V आर्किटेक्चर कैसा होता है? ये मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर का मतलब क्या है कि चिप में जितनी जरूरत है, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन की जरूरत है उस हिसाब से फिलहाल चिप को डिजाइन कर लीजिए। भविष्य में अगर आपको ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत है, ज्यादा अरिथमेटिक या कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत है तो अलग अलग एरियाज को बाद में आप जो है उस चिप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी इस चिप का डिजाइन कैसा है? मॉड्यूलर है, और इसको अलग अलग तरह की एप्लीकेशन के लिए आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो इसकी खास बात रही। प्लस अब इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा इंडिया में मौजूद जो हमारे स्टार्टअप्स हैं। जो स्टार्टअप्स हैं उनको नॉर्मली अगर कोई आप कह सकते हैं AI से संबंधित काम करना है, मशीन लर्निंग से संबंधित काम करना है तो उन्हें जाकर अमेरिकन कंपनी से चिप्स परचेज करनी पड़ती। चिप तो मिल ही जाती, साथ ही साथ पूरा का पूरा जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो भी आपको परचेज करना पड़ता। इस वजह से आपकी R&D की कॉस्ट बढ़ जाती। जब हमारे देश की बनी हुई ध्रुव 64 चिप का प्रयोग हमारे स्टार्टअप्स करेंगे तो इनको केवल चिप परचेज करने की जरूरत होगी, जो कि एक भारत में ही परचेज कर लेंगे और सस्ती पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, सपोर्ट सिस्टम को परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये चिप इस हिसाब से बनाई गई है कि हमारे देश के जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से इसमें चीजों को इंटीग्रेट कर सकती हैं और उनकी टेस्टिंग कर सकती हैं। यानी कि भारत में जो AI और बाकी की जो चीजें डेवलप हो रही है या जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने वाले जो स्टार्टअप हैं वो अपने हिसाब से अपनी जरूरतों के हिसाब से इस चिप से काम ले सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई स्टार्टअप्स के लिए। अब इस चिप का यूज कहां होगा? मैंने कहा कि इस चिप का यूज ही क्या कंप्यूटेशन में कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन में कर रहे हैं, कहां यूज करेंगे? तो इनको लगाएंगे हम अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि डिफेंस में बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वहां पर हमें इस चिप का यूज करेंगे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हमें किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रखना पड़ेगा, किसी चाइना मेड कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिसमें डर लाए कि वहां पे वो हार्डवेयर में कुछ चेंजेस ले आए। दूसरी खास बात कि जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है आजकल उसमें ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोट्स ला रहे हैं जिससे कि काम फास्ट हो रहा है और चीजें जो प्रोडक्ट है वो सस्ते बनते जा रहे हैं। अब ये रोबोट बनाने, रोबोट चलाने तो कहां जाएंगे? इनको कंट्रोल करने के लिए भी चिप चाहिए, वहां लगा लेंगे। फिर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग तरह के माइक्रोफोन्स और जो हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह बन रहे हैं उन सब का निर्माण करने में भी चिप का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये इंडिया के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन हो रही है। बहुत अच्छी न्यूज आई है भारत के लिए, बड़ा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भारत ने किया है। चिप डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भारत हमेशा से पिछड़ा रहा है, लेकिन अब ये पुराने की पुरानी जो समस्याएं थी उनको भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है और एक नए युग में भारत ने पदार्पण किया है ध्रुव 64 चिप से। तो ये थी हमारी ध्रुव 64 चिप। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिजिनियसली सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में जो सेमीकंडक्टर अर्धचालकों के डेवलपमेंट से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है, इट एनहांसेस सप्लाई चेन रेजिलियंस ड्यूरिंग सैंक्शन और एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो भारत पर अगर सैंक्शन लग जाए, एक्सपोर्ट कंट्रोल लग जाए तो ऐसी स्थिति में भारत जो है वो लड़खड़ाने वाला नहीं है। दूसरी खास बात है, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एस्पियोनेज एम्बेडेड इन हार्डवेयर लेवल।
तो एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी। तो हार्डवेयर में छेड़छाड़ी की वजह से अगर कोई जासूसी करने की कोशिश करे तो उस चीज को ये काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है, इट गारंटीज इमीडिएट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन चिप परफॉर्मेंस, यानी कि चिप की परफॉर्मेंस में जो है हम ग्लोबल स्तर पर प्रतियोगितात्मक क्षमता पर पहुंच गए हैं, यानी कि हमारा जो लेवल है लगभग विश्व के जो सबसे ज्यादा विकसित देश हैं उनके बराबर भारत आकर अब खड़ा हो गया। तो देखते हैं निम्नलिखित तीनों कथनों में कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट एनहांसेस सप्लाई चेन रेजिलियंस ड्यूरिंग सैंक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। कॉमन सेंस की बात है, जब अपनी चिप खुद बना लेंगे तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगे, एक्सपोर्ट कंट्रोल लगे, उससे हमें हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एस्पियोनेज एम्बेडेड एट द हार्डवेयर लेवल को रोकने का काम करती है, यानी कि जासूसी अगर हार्डवेयर में छेड़छाड़ की वजह से हुई है तो उसको रोक सकते हैं। तो बिल्कुल रोक सकते हैं, जब अपनी चिप हम खुद बना रहे हैं, कहीं से परचेज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हार्डवेयर में होने वाली छेड़छाड़ से होने वाली जासूसी से हम बच जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्लोबल स्तर पर इंडिया पहुंच गया, तो नहीं भाई, ग्लोबल स्तर पर नहीं, अभी हमने शुरुआत की है। 32 बिट और 64 बिट की चिप्स बनाना हमने शुरू किया है, डुअल कोर है, अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, तो भारत लगभग अभी उस जगह पे आके तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन हाँ ये शुरुआत अच्छी है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 जो कह रहा है, इट गारंटीज इमीडिएट, यहां शब्द लगा है इमीडिएट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन चिप परफॉर्मेंस। तो इमीडिएट तो नहीं, लॉन्ग टर्म में हम ग्लोबल लेवल पर जाकर ये काम कर सकते हैं, प्रतियोगितात्मक स्थिति पर आ जाएंगे। अभी फिलहाल जो है थोड़ी सी इसमें देर है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो जाता है, और इस हिसाब से ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 ओनली सही हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।